नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय, मेरे साथ हैं डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा और ये है एक और एपिसोड जिसका नाम है द रेड माइक पाठशाला। आज के इस एपिसोड में हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस देश के दिल में क्या है, मूड ऑफ द नेशन क्या है। आप जानते हैं डॉक्टर बत्रा अफिलिएटेड हैं सी वोटर के साथ, और सी वोटर इंडिया टुडे के साथ मिल करके एक सर्वे कराता है, एक सर्वेक्षण कराता है, साल दर साल कराता है, जिसका नाम होता है मूड ऑफ द नेशन, देश के दिल में क्या है। सी वोटर का एक ट्रैकर चलता रहता है जिसमें पर्सनैलिटीज हों, मुद्दे हों, उन पर निरंतर उनका सर्वे चलता रहता है। लेकिन फिर कुछ खास सर्वे इस तरीके से कराए जाते हैं एक खास अंतराल में, ये जानने के लिए कि आज अभी देश क्या सोच रहा है विभिन्न नेताओं के बारे में, विभिन्न मुद्दों के बारे में। तो ऐसे में आज की स्थिति क्या है, जो प्रसारण हुआ सी वोटर के सर्वे का एक टेलीविजन चैनल पर, उसने क्या दिखाया, इसके अलावा जो कंप्लीट सर्वे है उसकी फाइंडिंग्स, जब मेटा डेटा को खंगाला जाता है, जो काम डॉक्टर बत्रा बखूबी करते हैं, उस मेटा डेटा में क्या निकल करके आया, ऐसी क्या चीजें हमें पता चली जो शायद अनकही रह गई या जिनके बारे में उस तरीके से चर्चा नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। अगस्त 2025 के मूड ऑफ द नेशन सर्वे पर पेश है हमारी ये प्रस्तुति उन बातों पर जो शायद दब गई, छूट गई या छोड़ दी गई। डॉक्टर बत्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं चाहूंगा कि आप पहले तो ये बता दें कि सी वोटर का सर्वे ये किस तरीके से हुआ, अंतराल क्या था, कितने रिस्पोंडेंट्स थे। ये आपने बहुत अच्छे से सब बताया संकेत। डेली ट्रैकर चलता है सी वोटर का, उसमें बीच बीच में कुछ महीनों में जब कमीशन किए जाते हैं नए सर्वे, तो उसमें एडिशनल काम किया जाता है। तो ये जो सर्वे है, इसमें तकरीबन 55,000 सर्वेज किए गए अक्रॉस ऑल लोकसभा सीट्स, प्लस डेली ट्रैकर से 1.5 लाख रिस्पॉन्डेंट का डेटा जोड़ा गया। तो तकरीबन 2 लाख के आसपास का ये इंफॉर्मेशन सैंपल है हमारे पास। ये जुलाई से अगस्त 2025 के बीच हुआ, जुलाई 1 से अगस्त 14। मार्जिन ऑफ एरर जो रहता है वो +-3 परसेंटेज पॉइंट रहता है बड़े सवालों के लिए नेशनल लेवल के, और राज्य स्तर के सवालों के लिए या और छोटे सवालों के लिए ये रहता है +-5 परसेंटेज पॉइंट। जैसा कि आपने कहा, बहुत से मुद्दे इसमें कवर किए जाते हैं। आज के शो का उद्देश्य आपने जो जिक्र किया कि कई इंफॉर्मेशन के पीसेस दिए जाते हैं, या तो वैक्यूम में या नहीं दिए जाते हैं, तो उनको साथ में इकट्ठा करके अगर हम एक यूनिफाइड पिक्चर बनाएं तो कुछ थीम्स निकलती हैं। और ऐसे 5 थीम्स मैंने पकड़ी हैं इस सर्वे में से। अगर आप मुझे एक और एपिसोड दें तो ऐसी 5 और थीम्स भी निकल सकती हैं, क्योंकि सर्वे बहुत रिच है, बहुत से मुद्दे हैं जो मैं कवर करना चाहता था। लेकिन क्योंकि हमारा फॉर्मेट ऐसा है कि एक पॉइंट के बियॉन्ड फिर जाना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैंने उसको 5 टेकअवेज पे अभी कैप किया है। लेकिन दर्शकों को मैं ये जरूर बोलूंगा कि चैनल पे जो कवरेज है वो ठीक है, लेकिन मैगजीन जरूर पढ़ें, क्योंकि मैगजीन में जो कवरेज होती है, जो डेटा होता है, वो ज्यादा डिटेल्ड होता है, ज्यादा नुआंस होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, ये शो जरूर देखें। टीवी पे जो आपने देखा वो तो ठीक है, लेकिन मैगजीन पढ़ें, उससे आपको एक बेहतर डीप डाइव मिलेगा कि सारे डेटा पॉइंट्स क्या कहते हैं, और एक फिर आप तस्वीर अपने दिमाग में स्वयं भी बना पाए। ठीक है, अब आइए एक एक करके बात करते हैं। ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको यूनिक लगी, इंटरेस्टिंग लगी, अलग लगी या बताने योग्य लगी। पहला संकेत, इस पर चर्चा तो हुई, लेकिन इसको मैंने 2-3 चीजों को साथ में मिला के प्रेजेंट किया है। पहला ये कि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की अभी भी जो रेटिंग है एज पीएम, एज प्रेफर्ड पीएम चॉइस, वो सॉलिड, सॉलिड का मतलब 50% से ऊपर लोग अभी भी मानते हैं इसको कि ये फुल फ्रेम बेहतर कर है। देते हैं। और इस रेटिंग में कोई गिरावट खास नहीं आई। अगर हम 1 फरवरी 2024 का महीना छोड़ दें, क्योंकि मैं जो दिखा रहा हूं ये ग्राफ में, ये पिछले तकरीबन 2.5 साल का एमओटीएन है, जनवरी 2023 से अगस्त 2025। आप देखेंगे एक बम्प आता है लोकसभा से पहले और एक थोड़ी सी गिरावट आती है लोकसभा के बाद, लेकिन मोटा मोटी ये 50% के आसपास ही है, और अभी भी 52% की रेटिंग है प्रधानमंत्री मोदी की। ये एमओटीएन फाइंडिंग बता रहा है कि एज एन इंडिविजुअल लोग प्रधानमंत्री को अभी भी 50% से ऊपर लोग एज पीएम चॉइस मान रहे हैं। और मैं फिर कहूंगा आपके दर्शकों से, मैं ये पहले भी कह चुका हूं, आप 52% नहीं होगा तो 45% होगा।
आप उस एब्सोल्यूट फिगर पे मत जाइए, आप ट्रेंड पर जाइए, ठीक है। तो ट्रेंड हमें ये बताता है कि स्टेबल है रेटिंग। लेकिन अगर हम सिर्फ गवर्नेंस की बात करते हैं संकेत, तो यहाँ पे ट्रेंड जो है वो थोड़ा वरिंग है सरकार के लिए। आप देखिए, बोथ satisfaction with Modi's performance as prime minister और satisfaction with NDA गवर्नमेंट परफॉर्मेंस, ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पे। ये जो जनवरी 2023 में तकरीबन 70% के आसपास इनकी रेटिंग थी प्रधानमंत्री की और सरकार की इन परफॉर्मेंस टर्म, वो गिरकर अब 55 से 60% के बीच कहीं ना कहीं अब है। मैं फिर कहूंगा लेवल्स पे ध्यान ना दे, मैं जो कह रहा हूं 55-60 उसको भूल जाइए, हो सकता है 55-60 में, हो सकता है 45-50। पर बड़ी कहानी उस परसेंटेज में नहीं है, बड़ी कहानी इस गिरावट में। बिल्कुल जैसे कि जो बड़ी कहानी है मोदी साहब की पॉपुलैरिटी की, वो 50% नहीं है, वो कहानी ये है कि वो अभी भी स्टेबल। तो टेक अवे नंबर 1, प्रधानमंत्री अभी भी रीजनेबली पॉपुलर है एज एन इंडिविजुअल। उनकी पॉपुलैरिटी में एक स्टैग्नेशन आई है, बट वो ठीक ठाक पॉपुलर है। लेकिन सरकार और सरकार से संबंधित प्रधानमंत्री के जो फैसले हैं या जो परफॉर्मेंस है, उसमें रेटिंग में साफ गिरावट है जनवरी 2023 से लेकर, अगर आप अब अगस्त 2025 में देखें। बिल्कुल, ये बहुत रोचक ग्राफ है, क्योंकि इसमें आपको ये दिखता है कि नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर चॉइस, उसमें कोई गिरावट नहीं है, वो लाइन फ्लैट है बिल्कुल। और ये आप अगर पिछले साल के मुकाबले अगस्त 2024 से देखें तो वो हल्का सा ऊपर ही है, नीचे नहीं है। इसी वजह से डॉक्टर बत्रा ये कह रहे हैं आप ये +-5 उस पे मत जाइए, एक ट्रेंड देखिए ओवरऑल। यहां पर आपको जो सबसे रोचक चीज है जो जाननी है वो ये है कि संतुष्टि नरेंद्र मोदी की एज प्रधानमंत्री कि वो क्या काम करें, एज इंडिविजुअल स्टैग्नेंट, वो एज प्रधानमंत्री कैसा काम कर रहे हैं उसमें हल्की गिरावट, लेकिन उनकी सरकार, एनडीए की सरकार के कामकाज में भरोसा, उसमें आप एक गिरावट आते हुए देख रहे हैं। जो हरी लाइन है वो आप नीचे आते हुए देख रहे हैं। आज अगर सरकार में देखिए, आप चाहें तो इसको अलग करके देख लें, लेकिन अगर मोदी मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं और अगर उनकी सरकार में भरोसा कम है, तो ये बाय एक्सटेंशन उनमें भरोसा कम हुआ, भले ही ये आंकड़े कुछ भी कहें, क्योंकि आप उस सरकार के मुखिया हैं, आप हेड हैं, आप सर्वे सर्वा। इसमें एक फर्क है ना कि प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व पर्सनल, जिस पर कई लोग फिदा है अभी भी, वर्सेस उनकी परफॉर्मेंस, इसमें गैप दिखता है अब कि कई ऐसे लोग हैं, इसका मतलब जो अब प्रधानमंत्री को सपोर्ट कर रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस बट बिकॉज ऑफ अदर रीजन। इसको समझने का ये भी तरीका है। ठीक है, बिल्कुल समझ गया मैं। तो उनका जो फैन बेस है वो बरकरार है, इंडिविजुअल पर्सनल, लेकिन उनकी सरकार में संतुष्टि, वो आप देख रहे हैं कि उसमें गिरावट है। आइए अब अगले ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला वो कॉरोलरी है पहले वाले का कि अगर मोदी साहब की बात होगी तो राहुल गांधी की बात तो होगी ही। तो राहुल गांधी अभी भी मोदी साहब से काफी पीछे हैं एज प्रेफर्ड पीएम चॉइस, लेकिन ये गैप क्लोज हो रहा है। अब इसमें कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है, दोनों साइड से। बीजेपी के लिए क्या अच्छा है कि प्रधानमंत्री बनने के 11 साल बाद भी उनके प्रधानमंत्री, विपक्षी नेता, सबसे नजदीकी विपक्षी नेता, उनसे अभी भी एक बहुत अच्छी लीड बनाए हुए हैं, तकरीबन 30 परसेंटेज पॉइंट। बीजेपी के लिए गलत क्या है इसमें कि उनके प्रधानमंत्री की जो रेटिंग है वो स्टैग्नेट हो गई है, वो बढ़ नहीं रही है। अब थोड़ी सी गिरी ही है पीछे कुछ महीनों में, लेकिन वो बढ़ नहीं रही है। कांग्रेस के लिए नेगेटिव क्या है कि 11 साल के बाद अब भी 30 परसेंटेज पॉइंट का गैप है। इस दौरान कितना कुछ हो गया, इस दौरान कोविड हो गया, जीएसटी हो गया, नोटबंदी हो गई, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, अटैक हो गया कश्मीर में, कितना कुछ हो गया। फिर भी राहुल गांधी अब भी 22% पर ही है, केवल अप्रूवल रेटिंग में 22-23%। अच्छा ये है कि उनकी रेटिंग बढ़ रही है। फरवरी 2024 में जो ये 13-14% पर रेटिंग थी, वो अब 20 का आंकड़ा पार कर चुकी है।
तो दोनों तरीके से अगर आप इसको देखें, आप पाएंगे कि कॉन्टेक्ट क्लोज तो हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत दूर है गैप। पर ये भारतीय राजनीति है संकेत, यहाँ वक्त बदलने में समय नहीं, मतलब किसी का वक्त बदलने में समय हाँ नहीं बिल्कुल। लगता। तो कौन ये सा लाइन एरो कहीं, कब ऊपर चला जाए, कब नीचे चले जाए, ये किसी को बिल्कुल नहीं मालूम। बिल्कुल वो बात सही बिल्कुल। है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इस ग्राफ से दोनों ही साइड प्लसेस भी लेंगे और नेगेटिव भी लेंगे। करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। टेक अवे अगला नंबर 3। मेरा फेवरेट है ये, कि आफ्टर मोदी हूं। और संकेत देखिए, कांग्रेस में कोई सवाल नहीं है, समाजवादी पार्टी में कोई सवाल नहीं है, आरजेडी में कोई सवाल नहीं है, डीएमके में कोई सवाल नहीं। अब आप ये कहेंगे ये सब पारिवारिक पार्टियां हैं, ठीक है, मैं मान लेता हूं ये पारिवारिक पार्टियां हैं, लेकिन लीडरशिप इश्यू सेटल्ड है। सेटल। अब आप देखिए यहां क्या हो रहा है। बीजेपी फुल में फ्रेम भी प्लीज। बीजेपी में भी अडवाणी जी के बाद कहीं ना कहीं ये साफ था कि मोदी जी ही सबसे टॉप के चेहरे। लेकिन अब जो ये रेटिंग आई है संकेत, दो लाइनों पर ध्यान दे दर्शक। नीली लाइन अमित शाह की रेटिंग, और योगी आदित्यनाथ की जो है वो ऑरेंज लाइन। और देखिए कैसे सटी हुई है दोनों, इस सर्वे में भी और पहले के सर्वे में भी। बीच में योगी जी का थोड़ा डिप आया था, लेकिन तकरीबन हेड टू हेड चल रहे हैं ये दोनों। ऐसे में जब दो एकदम इक्वली पॉपुलर नेता सेम पार्टी में है, एक केंद्र में और एक देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री, तो आप सोच सकते हैं कि ये सक्सेशन प्लानिंग का चैलेंज बीजेपी के लिए कितना बड़ा आगे होने वाला है। और मैं ये फेवरेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कारण बस एक यही है कि बीजेपी के अंदर की खबरें हमको दिखती, पता नहीं चलती, वो इतनी टाइट शिप है। तो जो भी हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है सर्वे के माध्यम से वो नहीं है, इसीलिए ये मैं कह रहा हूं, इसीलिए ये मेरी फेवरेट है। बाकी बिल्कुल आपकी पार्टियों के फेवरेट बारे में जरूर है, खबरें, लेकिन डॉक्टर बत्रा ऐसा है कि ये यहाँ पर एक और चीज दर्शकों को बता दी जाए। ये सर्वे है लोगों से किया हुआ, यानी कि ये लोग क्या सोचते हैं उस पर आधारित है, रिस्पोंडेंट्स ने क्या सोचा है उस पर आधारित है। इन रिस्पोंडेंट्स के आधार पर बीजेपी फैसला ले कि उनका पीएम चेहरा कौन होगा या फिर उनको लीड कौन करेगा, ये जरूरी नहीं है। कुछ हद तक हो बिल्कुल सकता जरूरी है नहीं है, कि बिल्कुल आप जरूरी पॉपुलर, नहीं है। क्योंकि आप इसमें ये जो पीली लाइन है, आपने चलिए हरी नितिन गडकरी की लाइन नीचे जाती हुई देख ली, आपने अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की लाइन एकदम बिल्कुल सटी सटी पैरेलल ट्रेन की तरह चल रही है, वो भी आपने देख ली। लेकिन ये जो पीली लाइन है जो कंसिस्टेंटली सबसे ऊपर है, इसका मतलब यह है कि इस देश की जनता को भी ये समझ में आ रहा है कि बहुत हद तक ये मुमकिन है कि बीजेपी में कोई अंदरूने डार्क हॉर्स भी क्लेमेंट हो सकता है। ये पीली लाइन संकेत, इसमें एक तो वो लीडर जिनकी रेटिंग बहुत छिटपुट है, जैसे निर्मला सीतारमन, राजनाथ सिंह, 4%, 5%। और एक बहुत बड़ा तबका उनका है जो कहते हैं हम नहीं जानते, तो कमिटेड नहीं है अभी भी। पर आपकी बात में बिल्कुल सहमत हूं, एक ऐसी पार्टी जो हारे हुए एमएलए को मुख्यमंत्री बना देती है, मतलब हारा हुआ एमएलए तो अपने सीट का भी करार खो चुका था ना, लेकिन उसको मुख्यमंत्री बनाया उत्तराखंड में, अगर आप देखिए तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा ये मतलब है, कहने का मतलब है, दो लोग जो सत्ता में हैं, एक राज्य में एक केंद्र में, उनकी रेटिंग एकदम इक्वल है। ये मुझे ले जाता है कब, 1990 के दशक में, जब वाजपेयी जी और कल्याण सिंह जी दो पैरेलल स्तंभ थे बीजेपी में, और इनकी खटपट लगी रहती। तो हालांकि अभी इतना ओपन नहीं हुआ है ये, लेकिन ये एक ऐसा सीक्रेट है जो सब जानते हैं मोटा मोटी। और ये जो सर्वे है, इसका जो ट्रेंड लाइन देख लीजिए या एब्सोल्यूट देख लीजिए, वो उस बात को कोरॉबोरेट कर रहा है कि एक सक्सेशन प्लानिंग चैलेंज अभी आपके सामने आने वाला है, और वो कैसे नेविगेट करती है बीजेपी और आरएसएस, ये देखना बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। टेक अवे नंबर 4 डॉक्टर बत्रा, ये कितने भी हैं एक अच्छा, टोटल? 5 है। ठीक है, 4। ये भी एक अच्छा है, स्लाइड इंटरेस्टिंग है संकेत। अब हमने बात की सरकार में कौन अगला प्रोजेक्ट हो रहा है, ये विपक्ष की बात। हमने ये देखा कि राहुल गांधी के लिए लोगों के सेंटिमेंट पॉजिटिव हो रहा है। ये सवाल है, ऑपोजिशन लीडर बेस्ट सुटेड टू लीड द ऑपोजिशन अलायंस। आप इसमें देखिए राहुल गांधी का जो नीला लाइन है वो ऊपर जा रहा है,
लेकिन ये किसके एक्सपेंस पे ऊपर जा रहा है संकेत? अरविंद केजरीवाल और ममता दीदी, जो 2023 में तकरीबन 14-15% पर थे इस ग्राफ में। वो जो पीली लाइन है केजरीवाल साहब की, तो ममता दीदी की हरी लाइन को कवर कर रहा है 2023 में, जो कि लगभग सेम रेटिंग है 2023 में, फरवरी 24 में 14-15% दोनों को मिल रहा था, चाहे ममता दीदी हो या केजरीवाल हो। वो दोनों अब लोकसभा चुनाव के बाद डाउन जा चुके हैं, और वो जो डाउन हुआ है उसका फायदा राहुल गांधी को हुआ है। कहने का मतलब अनडिस्प्यूटेड लीडर जो बने हैं राहुल गांधी विपक्ष के, उसमें अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी का जो डिक्लाइन हुआ है नेशनल सीन पर, उसमें उनका एक रोल रहा है। आपको याद होगा जब पंजाब जीते अरविंद केजरीवाल और जब ममता दीदी 2021 में बंगाल जीती, उसके बाद एक मोमेंटम बन रहा था कि कांग्रेस के बस की नहीं है, हम हैंडल करेंगे नेशनल अलायंस, हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर। तो मुझे लगता है उस कहानी पर अभी के लिए अल्प विराम लग गया है, अगर पूर्ण विराम ना भी लगा हो तो। ऑपोजिशन का जो चर्निंग है, ये ग्राफ उसको बहुत अच्छे से बताता है। बिल्कुल। अब आप यहां पर अगस्त 2023 का अगर ग्राफ पॉइंट देखें, स्टार्टिंग पॉइंट, यहां पर राहुल गांधी की, एक तो राहुल गांधी की कंसिस्टेंट लीड है ओवर अदर लीडर्स, एक्सेप्टेंस अमंग पीपल एज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। लेकिन दोनों अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने तमाम बार जब ये बातें बोली कि कांग्रेस के बस की नहीं, कांग्रेस की दादागिरी, बिग ब्रदर एटीट्यूड हटाइए, और उसके बाद फिर वो अलायंस में रहे भी, इंडिया गठबंधन में, और उसके साथ साथ फिर कुछ कुछ बातें भी होती रहीं, जड़ में मट्ठा डालने का काम करते हुए इस तरीके के बयान भी आए। एक समय ऐसा आया फरवरी 2024 में जब ये सर्वेक्षण ने ये पाया कि अब ये गैप बहुत कम हो गया है। जब ममता असेंबली के बनर्जी, चुनाव हारी कांग्रेस संकेत, 3 असेंबली के जब हाँ चुनाव हारी, हाँ उसके बाद बिल्कुल ये डाउन। बिल्कुल। लेकिन तब से लेकर के अब तक आप देखिए, अगस्त 2024 यानी कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पीक, और उसके बाद से वो पीक से आप थोड़ा बहुत अप डाउन होते हुए देख रहे हैं, लेकिन वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर ही है राहुल गांधी का ग्राफ, और बाकी सब एकदम नीचे बैठ गए। इसमें संकेत देखिए, जो लोकसभा के बाद पीक आई थी, वो ढलान क्यों आई फरवरी 25 में? आप हरियाणा महाराष्ट्र दोनों हार गए। लेकिन अब जब आपने बिहार का मुद्दा उठाया, आपने सिंदूर का मुद्दा उठाया, आपने सिंदूर में सरकार का समर्थन भी किया, उसके बाद कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम फिर से बना है। मैं एक और चैनल पे था संकेत, मैं फिर से दोहराऊंगा जो मैंने वहां कहा था, राहुल गांधी की रेटिंग अप डाउन चली है। राहुल गांधी की जो रेटिंग अभी तक ऊपर गई है, वो एक पॉलिटिकल विक्ट्री है। अभी भी उनके पास कोई पुख्ता इलेक्टोरल विक्ट्री नहीं है। लोकसभा के 100 सीटों को अगर आप छोड़ दें, तो पिछली बड़ी जीत राहुल गांधी को 2018 में मिली थी। तो राहुल गांधी डेस्परेटली नीड्स एन इलेक्टोरल विन। उसके बाद ये जो बम है ये और ऊपर जा सकता है, मुझे कोई डाउट नहीं। तो चाहे वो बिहार हो, अगले साल केरल हो, असम हो, ये ऐसे राज्य हैं जहां अगर राहुल गांधी और कांग्रेस अपना लोहा मनवा लेते हैं, तो मुझे कोई शक नहीं है कि ये जो रेटिंग है ये ऊपर और जा सकती है। टेक अवे नंबर 5 अब आएगा ये मुझे आपकी लगता है स्क्रीन पर। बहुत संवेदनशील है, क्योंकि ये लोगों के रोजमर्रा जीवन से जुड़ा हुआ है, और इसमें कोई ग्राफ नहीं है संकेत, लेकिन कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं, और इनको ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक चित्र प्रस्तुत करूंगा कि लोगों के मन में आर्थिक ऑप्टिमिज्म वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी को लेकर कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। और मैंने आपको कहा था कि ये सर्वे इतना बड़ा है कि हम एक और शो इस पर कर सकते हैं, जहां हम राजनीति से परे आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर और फॉरेन पॉलिसी के मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। तो जैसे कि इस स्लाइड पे मैंने मेंशन किया है, 48% लोगों का ये मानना है कि बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा फेलियर रहे हैं एनडीए गवर्नमेंट का, और 44% भारतीय मानते हैं कि ये दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भारत की। मतलब एक तो इस प्रॉब्लम पर वेटेज भी बहुत है लोगों का, और सबसे ज्यादा लोग यही मानते हैं कि सबसे बड़ा फेलियर ये रहा है एनडीए सरकार। यूजुअली हम जब कहते थे पहले कि ये प्रॉब्लम है, तो जवाब क्या मिलता था आगे से? तो ये सॉल्व कौन करे? सॉल्व करने वाला तो एक ही है, अभी कोई सीन में ही नहीं है। एनडीए सरकार जो कर रही है वो अच्छा ही है, प्रॉब्लम है, लेकिन सॉल्व करने वाला जो कर रहा है वो ही कर सकता है। तो उसमें भी एक गिरावट है। जनवरी 2021 में जो 41% लोग ऑप्टिमिस्टिक थे, वो अब 33% हो गया है। लेकिन अगस्त 2020 में 72% लोग खुश थे एनडीए की इकोनॉमी की हैंडलिंग से कोविड के दौरान। ये आंकड़ा अब 48% पे आ गया।
कहने का मतलब है ना केवल आर्थिक मुद्दों को रजिस्टर किया जा रहा है, ऑप्टिमिज्म भी कम हो रहा है कि हम आगे जो देख रहे हैं हमें अच्छा नहीं दिख रहा है, और जो करंट सरकार है उस पर कॉन्फिडेंस भी आर्थिक मुद्दों पर कम हो गया है। इसी को जोड़ दूं मैं अगर अगली स्लाइड की फाइंडिंग से, तो एक बड़ा चित्र और सामने आता है। ये बहुत अहम है। ट्रैकर में ये पूछा जाता है कि कौन बेहतर आर्थिक मुद्दों पर सरकार चला रहा है, मोदी साहब या मनमोहन सिंह साहब ने चलाई। पहले ये गैप 24 परसेंटेज पॉइंट हुआ करता था अगस्त 2024 में, ये गैप अब केवल 2 परसेंटेज पॉइंट आ गए। मतलब मोदी साहब की हैंडलिंग ऑफ इकोनॉमी पर एक डाउन वोट है, और लोग कहीं ना कहीं अब मनमोहन सिंह साहब के समय को रिकॉल कर रहे हैं। और मुझे एक बात याद आ रही है जो शायद हिस्ट्री विल बी आपको याद आ रही काइंडर, है। हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द मीडिया, जो उनका यस, फेमस करेक्ट, कोट था बिल्कुल, आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इसी के साथ जोड़ दीजिए अब ब्यूरोक्रेसी। लोग मान रहे हैं, 48% लोग मानते हैं भारत की ब्यूरोक्रेसी, भारत की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसमें एक रोड़ा है, और केवल 29% इस बात से डिसएग्री करते हैं। 2022 जनवरी में 56% लोगों ने यह कहा था कि एनडीए सरकार करप्शन कम करने में सफल हुई है। ये आंकड़ा गिरकर अब 45% हो गया। मैंने ये 7-8 इंफॉर्मेशन के पीसेस जो आपको दिए, उससे क्या सामने आता है? आर्थिक मीटर कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा, सरकार की परफॉर्मेंस आर्थिक मीटर पर अच्छी नहीं लग रही, कॉन्फिडेंस भी आगे का अच्छा नहीं लग रहा, ब्यूरोक्रेसी को लेकर कुछ संदेह है, लोगों के मन में काफी संदेह है, और करप्शन एक वो मुद्दा जिसकी वजह से यूपीए 2 की कमर टूट गई थी, उस पर जो एनडीए की पॉजिटिव रेटिंग 2022 में थी, वो अब कम होती हुई हमें नजर आ रही है। बहुत इंटरेस्टिंग। मैं अगर एक लाइन में समअप करूं तो ये इस मूड ऑफ द नेशन सी वोटर सर्वे के वो पोर्शंस हैं जो नरेंद्र मोदी को पर्सनली और उनकी सरकार को इन जनरल एक सिर दर्द दे सकते हैं। एक 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 दिशा में कुछ बताने का प्रयास कर रहा है ये सर्वे, और ये वो बात बताने की कोशिश कर रही है जो कोई भी सरकार नहीं सुनना चाहती, क्योंकि सरकारों के हिसाब से उनसे अच्छा और कोई काम करता ही नहीं। ये सर्वेक्षण ये बता रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, आपके इतने सालों के बाद कुछ उम्मीदों में कमती रह गई है, और वो क्या है वो आपने इन 5 टेकअवेज में जान लिया। डॉक्टर बत्रा, बहुत बहुत धन्यवाद सर्वे की बारीकियों में घुस करके इन सारी चीजों को निकाल करके लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, आपका भी शुक्रिया। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।